नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिनाव स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। बाजार में जोरदार तेजी लौट आई है, 16,900 के ऊपर निफ्टी पहुंच गया है। क्या है इसके पीछे की वजह, समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। एक बार फिर एफआईआई का भरोसा लौटता दिखाई दे रहा है बाजार पर। 1600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी आज की है। क्या ये माना जाए कि ये खरीदारी बरकरार रहेगी, ये भी सवाल करेंगे अपने एक्सपर्ट से और पूछेंगे कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी। जुलाई एक्सपायरी के दिन आज बाजार में भारी जोश देखने को मिला। निफ्टी 288 अंक चढ़कर 16,930 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने 1,040 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा और ये 56,858 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में करीब 600 अंकों की बढ़त देखी गई। पिछले एक साल में दूसरी सबसे बेहतरीन सीरीज ये रही है जब बाजार ने इतना जोश दिखाया है। इस तेजी की क्या वजह रही और दिन भर बाजार में और किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पर आनंद। देखिए, एक बहुत बड़ी बात जो ये थी कि आपने कि दूसरी बड़ी एक्सपायरी रही पिछले एक साल में। 7% ज़्यादा का रिटर्न आपको इस एक्सपायरी में मिला है और कल से लेकर आज तक में जो ये 450-500 पॉइंट्स की मूव मिली है बाजार पर, इंडेक्स पर, वो वाकई इट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल। लेकिन बाजार में बुल्स का पलड़ा हावी था आज और सारे सेक्टर्स आप देखेंगे तो हरे निशान में बंद हुआ है। फेड के अच्छे कॉमन्स, यूएस ग्लोबल मार्केट से अच्छा सपोर्ट कपल्ड विद गुड अर्निंग्स, ये बड़ा ट्रिगर रहा। देखिए, आप पूरा बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर्स देखें, फाइनेंस सेक्टर्स देखें, उन्होंने बड़ी लीडरशिप आज दी। बजाज ट्विंस को आप देखें, बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए, 10 से 11% का मूव सिंगल डे में बजाज फाइनेंस में याद करना पड़ता है कब आए। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, पूरा फाइनेंस काउंटर स्पेस इनफैक्ट आज वाइब्रेंट था। सपोर्ट आपको बड़ा मिला दूसरे स्पेसेस से भी। आईटी में आपको आज देखिए फिर से बाइंग देखने को मिली और सिर्फ इस बार मिड कैप आईटी नहीं, मिड कैप आईटी में आप मूव देखते हैं लेकिन लार्ज कैप आईटी ने भी आज सपोर्ट किया। मेटल्स में आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर आज तेज दिखाई दिए। स्प्लिट के बाद का हालांकि ये प्राइस है लेकिन मेटल हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, वहाँ से आपको थोड़ी तेज़ी फिर से देखने को मिली। आज सिर्फ एक सेक्टर वीक तो कोई भी सेक्टर नहीं था आज, लेकिन लेस बड़ा हुआ सेक्टर जो था वो था फार्मा। वे फॉर द नंबर्स थोड़ा सा डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ थोड़ा सा प्रेशर माउंट जरूर हो रहा है स्पेस पर और हमने देखा बाजार आज डिफेंसिव मोड में था ही नहीं, तो इसलिए डिफेंसिव स्पेस एफएमसीजी और फार्मा आपको थोड़े बैक फुट पर भी दिखाई दिए। फ्रंट फुट पे जो आपको सेक्टर्स दिखे उसमें क्लियरली आईटी था, बैंक था, ये सारे स्पेसेस थे और रिजल्ट बेसिस बहुत सारे ट्रिगर थे। एफएनओ स्पेस में आप बहुत सारे काउंटर्स को हाईलाइटेड देखेंगे जहां पर रिजल्ट बेसिस पे या फिर पूरे फाइनेंस का एक रब ऑफ या रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई। डबल हाउसिंग, माइंडट्री, एलटीआई, HAL, नौकरी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो एफएनओ गेनर्स थे। उसके अलावा बजाज, दीपक नाइट्रेट, ये सारे काउंटर्स थे स्पेशलिटी केमिकल्स में जहां पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। दूसरे कुछ और बड़े जो नंबर्स आए उनका भी एक रिएक्शन ज़रूर हमने देखा। हमने टाटा मोटर्स का भी रिएक्शन देखा, उसके बाद हमने बजाज फाइनेंस की तो हमने बात की, जुबिलेंट फूड के नंबर्स आए, तो ये कुछ की हाईलाइट्स भी रहे आज दिन के दौरान। इंडिगो का हमने उसे एक फ़ायदा इसलिए मिला क्योंकि स्पाइस जेट पर रिस्ट्रिक्शंस की बात हुई, तो इंडिगो भी एक वन ऑफ द गेनर रहा। तो ओवरऑल एक बहुत ही शानदार एक्सपायरी हुई। बेस जो है ऊपर की तरफ और शिफ्ट हो गया। बाजार ने एक हायर टॉप बनाया नया और 17,200 तक की अब बात हो रही है। 16,900 जहां 16,600 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी शायद एक्सपायरी होगी, हम 16,900 के ऊपर बंद हुए और अब बायस और ऊपर का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ये रहा दिन भर का हाल बाजार का। जोरदार एक्शन बाजार में देखने को मिला और 16,900 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी। लेकिन क्या ये क्लोजिंग बरकरार रह पाएगी? मेरे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनसे पूछते हैं सवाल। देवांग शाह और रवि सिंह, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। देवांग, 16,900 के ऊपर की क्लोजिंग, क्या ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से थी? क्या ये शॉर्ट कवरिंग थी या आपको लगता है कि ये सस्टेन हो पाएगी अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में? हम निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग था। इवन जो हमने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था एक डिसाइसिवली ब्रेक किया है, तो अभी भी हमें लगता है कि अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है निफ्टी में। यहाँ से 17,030, 17,100 तक के लेवल अभी देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए। और जहां तक सपोर्ट की बात करें, 16,800 का एक सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। 3,800 सपोर्ट जोन है और 17,000 से 17,100 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। रवि, इस समय आप क्या गाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि जाहिर तौर पर जो बॉटम हमने देखा इस समय बाजार का, वहां से करीब 800-900 हज़ार पॉइंट हम निफ्टी में गेन कर चुके हैं। इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी है या अभी स्टे पुट रहना है बाजार में क्योंकि ये रैली जारी रहेगी?
देखिए सौमित जी, इससे पहले जो अभी हालात बने थे वहां पर काफी हद तक जो है वो निफ्टी ऊपरी लेवल से एक बार को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखाया था। और इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि फेड के जब इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आया था तो उस टाइम पे भी मार्केट एक बार बढ़ने के बाद अचानक से गिरा था। तो अभी जो यूएसडी आईएनआर में जो रिकवरी आई है वो कहीं ना कहीं से काफी कंफर्टेबल जोन दे रही है और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में अब एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो ऑटो, बैंकिंग और आईटी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें कि एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड यहाँ से आता हुआ नजर आएगा। तो काफी हद तक बेस स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में नंबर रुपी के क्या मूवमेंट होगा वो काफी हद तक इंपैक्ट करेगा। इन्फ्लेशन का जो नंबर था, जो फंडामेंटल फैक्टर था यहाँ पर, वो अब काफी ईज ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, तो ये है बाजार पर ब्रॉडली नजरिया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा भी शुरू करते हैं। हमने देखा बाजार बंद होने के बाद डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे हमारे सामने आए और यहाँ हमने देखा जो मुनाफा है वो 570 करोड़ से बढ़कर 1180 करोड़ के ऊपर चला गया है, करीब करीब दोगुना हो गया है यहाँ पर मुनाफा। आय में भी हमने देखा है कि 4919 करोड़ से ये बढ़कर 5215 करोड़ तक पहुंच गई है। अन्य आय जो है वो करीब 850 करोड़ तक की देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर ये सारा डेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। रवि, आपको मौका लगा डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे देखने के लिए, क्या व्यू बन रहा है? बिल्कुल स्वामी जी, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर रेड्डी ने अभी नंबर्स रिलीज किए हैं वो काफी हद तक सेटिस्फैक्टरी नंबर हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में थोड़ा सा एक मोमेंटम यहाँ पर गेन होता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट की यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से फाइनेंशियल नंबर्स में एबिटा में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और जो पिछला एबिटा में काफी हद तक हिट देखने को मिल रहा था, जैसे लास्ट क्वार्टर में इनको 71% का हिट देखने को मिला था, वो अच्छा है। और दूसरी तरफ है कि जो यहाँ पर इनकम है उसमें भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसमें भी जो है वो कमी देखने को मिल रही है। तो सेंटिमेंट यहाँ पर अच्छा बनता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब स्टॉक के पर्टिकुलर लेवल्स के हिसाब से अगर हम समझते हैं तो 4600 यानी कि जो अभी 4260 के लेवल दिख रहे हैं वो 4600 और 4800 तक के लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट ने यहाँ पर अभी जरूर उसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिले। करेक्ट, तो यहाँ पर 46 से 48 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देवांग, शॉर्ट टर्म में आपको क्या लगता है? कल हो सकता है कि नतीजों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज में कुछ तेजी भी देखने को मिले। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो अभी भी एक कंसल्टेशन में एक रेंज में चल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे 4330 इसके अबाव अगर स्टॉक्स निकलता है तभी जाके इसमें बाइंग कुछ दिखने मिल सकता है। तो ये लेवल ध्यान में रखिए, 4340 के अबाव इसमें बाय करने के लिए देखिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें 4160 का सपोर्ट जोन है डॉक्टर रेड्डी के लिए। 4330 ये लेवल है जिसके ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए डॉक्टर रेड्डीज में। ये ट्रेडर्स के लिए सलाह है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न स्टॉक पे मिल ही सकते हैं। 2 स्टॉक जो बिल्कुल आज बाजार में आप मिस नहीं कर सकते वो हैं जिन्हें हम बजाज ट्विंस कहते हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। इन दोनों में हमने 10-10% तक की तेजी आते हुए देखी। खबरें भी थी, नतीजे भी थे, काफ़ी सारे फैक्टर्स अलग अलग यहाँ पर 10% के ऊपर जाकर ये दोनों स्टॉक बंद हुए हैं। स्प्लिट की खबरें आ रही हैं बजाज फिनसर्व में। रवि, दोनों स्टॉक एक दिन में इतना चलना ये बहुत ही कम, रेयरली ऐसा होता है कि इतना मूव देखने को मिले। कुछ मुनाफा तो ले जाना चाहिए, ये तय है, लेकिन इन सब खबरों के दम पर इन दोनों स्टॉक्स पे इस समय आप क्या कॉल देंगे? देखिए सौमित जी, सबसे अच्छा होता है कि अगर आपने ट्रेड डाला है और पॉजिटिव मोमेंटम बना हो तो थोड़ा बहुत घर मुनाफा जरूर ले जाना चाहिए। और अभी जो सेंटीमेंट है उसमें एटलीस्ट जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है 50% यहाँ पर मुनाफा वसूली जरूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपवर्ड मोमेंटम अभी जो बना हुआ है और जो न्यूज का इंपैक्ट है, जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर रिवर्ट किया है, तो बजाज फिनसर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मोमेंटम अभी 7500 तक का देखने को मिल सकता है। बजाज फिनवेस्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर यहाँ से बात करें तो मुझे लगता है कि 14,600 के चूंकि ऊपर चल रहा है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम 15,200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो अच्छा यहाँ पर है कि आप 50% मुनाफा वसूल कर ले। अगर करेक्शन आता है तो थोड़ी बहुत एंट्री फिर से कर सकते हैं।
चलिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो मुनाफा कमा रहे हैं उसे उसका कुछ हिस्सा घर लेकर जाएं। रवि हमेशा यही स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं और यही शायद सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। 50% मुनाफा जो है वो ले जाइए घर। एक दिन में इन दोनों ही स्टॉक्स ने 10-10% की तेज़ी दिखाई है, जो बहुत ही रेयरली ऐसा होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं आगे भी ये स्टॉक्स शायद चलते रहें, लेकिन फिलहाल कुछ मुनाफा घर ले जाए तो बेहतर होगा। नेस्ले पर नज़र डाली आपने रवि, यहाँ पर भी जो नतीजे हैं वो ओवरऑल मिक्स्ड ही बताए जा रहे हैं। रेवेन्यू जो है कुछ बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन मार्जिन और मुनाफे में मिस बताया जा रहा है। मुनाफे का फिगर आपके सामने लेकर आऊंगा, 515 करोड़ का है, 540 के मुकाबले करीब करीब 4-4.25% की गिरावट है। एबिटा मार्जिन जो है वो 20% के आसपास है, 24% के मुकाबले यहां पर हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है। क्या व्यू है नेस्ले पर फिलहाल? देखिए, जो अभी आपने जो रिजल्ट जिस तरीके से बताए हैं, थोड़ा सा स्वामी जी यहाँ पर इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर मार्केट की कंडीशन को समझते हैं, मार्केट के वैल्यूएशन को यहाँ पर देखते हैं, तो नेस्ले के रिजल्ट काफी अच्छे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी पॉजिटिव मोमेंटम जो बना है और इस समय अच्छी बात यह है कि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव हैंड में आई है, तो रिजल्ट तो एज एक्सपेक्टेड है। बहुत डिफरेंस नहीं देखने को मिला है फाइनेंशियल्स नंबर्स पे, और खासतौर से अगर नंबर डिटेल्स में जाते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि इतना जो नंबर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा ऐसा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। ये जो डेंट की उम्मीद थी वो डेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझते हैं तो जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी देखने को मिल रही है, 3% आज बढ़ा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी अभी अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं और 8 से 10% की रैली आप इमीडिएट बेसिस पे यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है। तो एंट्री के लिए भी अच्छा है, लेकिन अपसाइड का टारगेट के हिसाब से देखते हैं तो 5 से 8% तक की रैली देखने को मिल सकती है। 5 से 8% तक की रैली अभी भी देखने को मिल सकती है। अगर आप इतना ही मुनाफा चाहते हैं तो इस समय भी एंट्री कर सकते हैं। आज हमने देखा बाजार की तेजी के साथ करीब 2.5% ऊपर जाकर नेस्ले का स्टॉक बंद हुआ है। नतीजों की ही बात हम कर रहे हैं और जुबिलेंट फूड के नतीजे भी आए हैं। वहां पर क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला मेरे साथ जुड़ रही हैं। विनी, बताइए कैसे परफॉर्मेंस रहा जुबिलेंट फूड का? जुबिलेंट फूडवर्क ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए और उसके बाद हमने अच्छी मूव देखी है स्टॉक में। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर्स लार्जली इन लाइन है, रेवेन्यू और मार्जिन्स इन लाइन, बट प्रॉफिट स्लाइटली बिलो है। और ये जो मेन फैक्टर हम काउंट करते हैं वो है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ। वहाँ पे 28.3% की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ आई हुई है, जो सिक्वेंशियल बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव हो रही है, जो इंडिकेट करता है कि जो डाइन इन में रिकवरी है वो नॉर्मलसी पे आ रही है। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी ड्यू टू कोविड-19 वो नॉर्मलसी पे आ रही है। उसके अलावा कंपनी ने हाईलाइट की है स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मोमेंटम है उनकी स्टोर ओपनिंग में। 58 न्यू स्टोर्स डोमिनोज के ओपन किए हुए हैं, उन्होंने 2 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं पॉपाइज और हॉन्ग्स किचन में। और ओवरऑल उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम भी है जिसके बारे में हमने बताया था, वो भी काफ़ी अच्छी एक एडिशन है, लॉन्च है उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम की। ओवरऑल डाइन इन, टेक अवे चैनल, डिलीवरी चैनल, स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल ग्रोथ कंपनी हाईलाइट करी है ये क्वार्टर में। और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है कंपनी ने, 41% की रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ है, 50 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन मार्जिन में आ रही है। और इबिटा का परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, वो भी इंप्रूव हो चुकी है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखिए। तो ऑल इन ऑल डिसेंट गुड सेट ऑफ नंबर्स आ रही है, स्पेशली लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो इंप्रूव हो रही है और नॉर्मलसी पे आ रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी ने हाईलाइट की हुई है। तो यानी कि लाइफ नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है जुबिलेंट फूड की। देवांग, क्या व्यू बन रहा है? चार्ट्स को देखें तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में रिटर्न बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे यहाँ पर। पिछले 1 महीने में ये कंपनी जो है वो करीब करीब 4% के रिटर्न दे चुकी है पॉजिटिव, लेकिन लॉन्ग रन में थोड़ा नुकसान ही रहा है। फिलहाल क्या व्यू है जुबिलेंट फूड पर आपका? जुबिलेंट फूड की बात करें तो आज भी हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस लेवल से वापस उसमें करेक्ट देखने मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे स्टॉक में अभी भी इफ स्टॉक अगर 558 के भी लेवल्स को ब्रेक करते तो फर्दर और इसमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है। तो अगर सपोर्ट की जहां तक बात करें 555 का एक सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें ओवरऑल नियर बाय का रेजिस्टेंस है 578 का रेजिस्टेंस जोन है। तो क्लियरली अवॉइड करना चाहिए फिलहाल ये पॉइंट पे, क्योंकि अभी भी हमने देखा, आज भी हमने करेक्शन देखा है हायर लेवल से उसमें। करेक्ट, तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए जुबिलेंट फूड को, वो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। यूनियन बैंक की तरफ से भी एक खबर आ रही है, इस साल तीसरी तिमाही तक QIP रूट से कंपनी 3500 करोड़ रुपए जुटाने पर की तैयारी कर रही है। डिटेल्स क्या है इस खबर की, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं खबर की आपके पास? जी हाँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3500 करोड़ रुपए का QIP ला सकता है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये QIP
तीसरी तिमाही तक आने की संभावना है। बैंक यही वेट कर रहा है कि मार्केट की कंडीशंस में सुधार हो और उसके बाद QIP लाया जाए। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो बैंक मैनेजमेंट का यही मानना है कि उसके पास जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफ़ी सफिशिएंट है पूरे साल की ग्रोथ के लिए। मैनेजमेंट ने टारगेट किया है कि 12 से 13% तक की ग्रोथ हो सकती है एडवांसेस में, और उसके लिए जो 14% के ऊपर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उनका मानना है कि वो पर्याप्त है। हालांकि जब भी मौका मिलेगा वो फंड रेजिंग ज़रूर करेंगे। 8,100 करोड़ रुपए का बोर्ड अप्रूवल ऑलरेडी उनके पास है इस साल फंड रेज करने के लिए, जिसमें से 3,800 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए जुटाए जा सकते हैं, जो कि बोर्ड अप्रूवल में कहा गया है। लेकिन अभी करंट मार्केट कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव नहीं है, ऐसा बैंक के एडवाइजर्स का मानना है। इसलिए ये फंड रेजिंग इक्विटी के जरिए कम से कम अभी नहीं होगी। कम से कम तीसरी तिमाही तक इसका वेट करेंगे और उसके बाद ज़रूरी हुआ तो इक्विटी यानी कि QIP रूट के जरिए फंड ज़रूर रेज किए जाएंगे। जो डेट के जरिए फंड रेजिंग की बात करें तो बैंक ने हाल ही में 1,600 करोड़ रुपए 81 बॉन्ड्स के जरिए जुटाए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये QIP भी लॉन्च होता है। शुक्रिया अंकुर। रवि, कैसे रीड करना चाहिए इस खबर को? 3500 करोड़ का QIP का प्लान हो रहा है यूनियन बैंक का, क्या कॉल देंगे आप? देखिए स्वामी जी, मोमेंटम में जिनको निवेश करना है उनके लिए काफी अच्छा है। एक बार को मुझे ऐसा लगता है कि 44 से 45 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। इस समय 38 रुपए के पास चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट को यहाँ पर समझते हैं तो आपके पास दूसरे अदर ऑप्शंस हैं बैंक में जिनमें कि निवेश करने में ज्यादा फायदा है। जैसे कि आप इसमें IDFC फर्स्ट में आप निवेश कर सकते हैं, या फिर आप DCB बैंक में अगर स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। बंधन बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है, लेकिन यूनियन बैंक में देखिए न्यूज का एक इम्पैक्ट हो सकता है। ओवरऑल फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर नहीं दिखाई देती। QIP की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ मोमेंटम यहाँ पर ले सकता है। ओके, तो यानी शॉर्ट टर्म का ही यहाँ पर प्ले दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा अगर आप बैंकिंग स्पेस पे रहना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स को शामिल करना चाहते हैं, तो दूसरे कई और ऑप्शंस भी हैं, उन पर फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। नतीजों की बात हम लगातार कर रहे हैं और कल भी कुछ अहम नंबर्स आने वाले हैं। सन फार्मा और सिप्ला के नतीजे कल आएंगे, क्या उम्मीद है? बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं। अब शरद, बताइए क्या उम्मीद है सन फार्मा और सिप्ला से? जी बिल्कुल, दो दिग्गज फार्मा स्टॉक्स के जो है प्रीव्यू हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले सिप्ला के नंबर्स देख ले। यहाँ पे जो है सेल्स लगभग 4% का गिरावट रहेगा, हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर देखने मिलेगा, लगभग 500 बेसिस पॉइंट्स का है। भारत के सेल्स लगभग 17% का डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो Q1 की जो मार्जिन गाइडेंस है वो FY23 से कम रहने वाली है। US के सेल्स भी लगभग सपाट रहने वाले हैं और हायर शेयर लैनिट्रियोड के करके जो दवाई है उसके कारण देखने मिलेगी। भारत के सेल्स डिक्लाइन इसलिए होगी क्योंकि बड़ी बेस थी कोविड-19 की ड्रग सेल्स की पिछले साल को लेके। एल्बिट्रोल प्राइसेस में भी जो है थोड़ी डिक्लाइन ज़रूर देखने मिली और FY23 का गाइडेंस सिप्ला का जो है लगभग 21 से लेके 22% तक का है। दूसरा स्टॉक सन फार्मा फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे भी जो है सेल्स पे 7% का ग्रोथ का अनुमान है, हालांकि मार्जिन्स में दबाव रहेगा लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का, और पैट में जो है वन ऑफ्स इंक्लूड करके 28% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। स्पेशलिटी सेल्स का भी एक अच्छी आंकड़े एक्सपेक्टेशंस रहेंगे और ग्लोबल स्पेशलिटी रेवेन्यू लगभग 7 से लेके 8% सिक्वेंशियली ग्रोथ दिखाएंगे। और ये ग्रोथ होगा 3 अहम मेडिसिन का, इल्यूमिया, सिक्वा और विनलेवी, जो US मार्केट्स में रहने वाले हैं। एबिटा मार्जिन सिक्वेंशियली लेकिन एक्सपेक्टेड है कि वो जो है बढ़ें, और जो हाई मार्जिन ड्रग है जी पेंटासा उनका स्केल अप हो सकता है आगे जाते हुए। लेकिन प्राइस इरोजन जो है कुछ मेडिसिन में आपको US मार्केट में ज़रूर दिखेगा, और भारत के सेल्स का अनुमान है कि लगभग 3% का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने मिलेगा। तो ये जो है दो अहम नतीजे हैं जिनके ऊपर हमने प्रीव्यू बनाए हैं। मतलब फार्मा स्पेस भी फोकस में है। डॉक्टर रेड्डीज के बाद अब दो बड़ी कंपनियों के नतीजे और आने वाले हैं। देवांग, आपने फार्मा डॉक्टर रेड्डीज पर बात की थी अभी, अगर सन फार्मा और सिप्ला के चार्ट्स आपसे कहूँ देखने को तो बताइए क्या कॉल बनाएंगे? सन फार्मा की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है हार्ट ऑफ बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे हमें लगता है कि अभी भी सन फार्मा में अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे एक 874 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर की तरफ के जो लेवल्स है 915 920 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं सन फार्मा में। और सिप्ला पर क्या कॉल होगा? सिप्ला में ओवरऑल बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ एक 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर जो ऊपर की तरफ के लेवल है वो 980 985 तक के लेवल आ सकते हैं सिप्ला में।
ओके, तो दोनों में ही यानी अपसाइड मोमेंटम बाकी है। रवि, फार्मा स्पेस में जो दिग्गज कंपनियां हैं उनमें अगर बेट करना हो, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि थोड़ा सेफ बेट रहती हैं, डिफेंसिव माने जाते हैं, बाजार में तेजी काफ़ी ज़्यादा है, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन अगर फार्मा पर के साथ रहना है तो किसके साथ रहेंगे आप? सौमित जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो कि सन फार्मा और सिप्ला का इतना अच्छा पेयर इस समय चल रहा है, जो लोग पेयर ट्रेड करते हैं उनके लिए नई स्ट्रेटजी दूंगा कि आप सन फार्मा को प्लस कर लीजिए और सिप्ला को यहाँ पर सेल कर लीजिए। वो पेयर आपको 12 से 18% का मोमेंटम दे सकता है। तो स्ट्रेटजी से एकदम क्लियर रही है। जो लोग पेयर ट्रेड करते हैं, पेयर ट्रेडिंग के लिए आज ये स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूं। दूसरी तरफ आपने फार्मा स्पेस से पूछा, देखिए मुझे डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा दोनों हमेशा पॉजिटिव लगते हैं, तो मैं इनको अपनी बास्केट में हमेशा बाय का सजेशन देता हूं। सन फार्मा के मोमेंटम की बात करें तो 1150 का लेवल और डॉक्टर रेड्डी का मैंने आपको 4800 का दिया है। सिप्ला की यहीं पे बात करते हैं तो सिप्ला में उम्मीद है कि गिरावट भले ना हो लेकिन ये स्टेबल रहेगा, तो बेटर होगा कि आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जो कि आपको फायदा दे सकती है। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगर पेयर में ट्रेड करना है तो एक स्टॉक खरीदें, एक बेचें। सन फार्मा खरीदें, सिप्ला बेचें, आपको जो नेट आपका रिटर्न है वो कुछ 12 से 15% के आसपास रह सकता है। सिप्ला में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन दोनों ही मेरे मेहमान डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, इन दोनों पर बुलिश तो नज़र आ ही रहे हैं। तो अगर आप फार्मा स्पेस पे रहना पसंद करते हैं तो ये दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इस बीच आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं SBI लाइफ के। मुनाफा 263 करोड़ का दिखाई दे रहा है, 260 करोड़ के अनुमान की बात चल रही थी, 263 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा दिख रहा है। उसके अलावा कुछ और डेटा और भी जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हम जल्द ही लेकर आएंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। इस बीच लेकिन कल HDFC के नतीजे भी आने वाले हैं और क्या उम्मीद की जानी चाहिए, बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए क्या उम्मीद है HDFC से कल? मिले जुले रह सकते हैं HDFC लिमिटेड के नतीजे। मार्जिन के फ्रंट पर हम देख सकते हैं कि हल्की कमी आ सकती है क्योंकि इनकी बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ी रहेगी, तो उसका एक असर यहाँ पर पड़ सकता है। लेकिन बाकी सारे फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स अच्छे रहेंगे। ब्याज से में 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मुनाफे में 33% की ग्रोथ रहेगी। AUM ग्रोथ, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो ग्रोथ रहेगी वो काफ़ी मजबूत रहेगी, 15 से 16% के आसपास की। इनके जो डिसबर्समेंट हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इंडिविजुअल AUM और नॉन इंडिविजुअल दोनों ही सेगमेंट से अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। एसेट क्वालिटी को लेकर क्या ट्रेंड होता है, यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और मार्जिन को लेकर भी क्या आउटलुक शेयर करती है कंपनी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो मिले जुले नंबर्स रह सकते हैं HDFC लिमिटेड से। जुड़े नंबर रह सकते हैं HDFC के। देखना होगा कल जब नतीजे आएंगे तो क्या कंपनी पेश करती है। लेकिन कल का जो ट्रेडिंग सेशन है, हफ्ते का आखिरी दिन होगा, वो कौन से शेयरों पर आपको फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ सीरीज का पहला भी दिन होगा अगस्त सीरीज का, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, ये जानते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है VIP शेयर्स का। देवांग, आपसे करना चाहेंगे शुरुआत। बताइए कल के लिए अगस्त सीरीज का पहला दिन कौन से स्टॉक्स पर फोकस होगा आपका? फर्स्ट स्टॉक होगा क्यूमेंस। क्यूमेंस में हम ओवरऑल चार्ट पर काफी अच्छा एक पैटर्न है हार्ट ऑफ कार्बन चार्ट स्ट्रक्चर में। आफ्टर एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया, तो क्यूमेंस खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1177 का, टारगेट है 1244। नेक्स्ट स्टॉक है, हमने बैंकिंग पे अभी बात की थी कि बैंकिंग में ICICI बैंक, ओवरऑल हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है, एक सपोर्ट लेकर एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है स्टॉक के अंदर। तो ICICI बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 794 का, टारगेट है 841। ओके, ICICI बैंक खरीदारी की राय है यहाँ पर, टारगेट आपको दिखाई दे रहा है 841 तक का। क्यूमिंस भी खरीदारी की सलाह यहाँ पर, टारगेट है 1244 तक का। रवि, आप कैसे शुरुआत करना चाहेंगे अगस्त सीरीज की, कौन से स्टॉक्स होंगे आपके फोकस में? देखिए, एक दिग्गज स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सेक्टर्स जो है वो सीमेंट सेक्टर से ही है। नंबर्स तो आपने देखे ये अट्रैक्शन के रहे हैं और साथ ही इस समय EPS देखें तो लगभग 12 की EPS पे ट्रेड हो रहा है।
ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ पर काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटरी गेन इसमें जल्दी मिल सकता है, चाहे आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप मंथली बेसिस पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो ये स्टॉक आपको 450 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक है अमर राजा बैटरी। इस समय इसका एक दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्साइड इंडस्ट्री में भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि एक अच्छा मोमेंटम अब बनता हुआ नजर आ रहा है। पीछे के नंबर्स जो हैं वो जरूर थोड़े से डेंट में आए थे, लेकिन उसकी वजह से स्टॉक में काफी करेक्शन भी देखने को मिला और अब जो लोअर वैल्यूएशन पे यहाँ पर मिल रहा है उससे लगता है कि मुझे 580 और 600 तक के रेट बहुत इजीली अचीव कर सकता है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ये दो स्टॉक आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे या फिर अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखते हैं तो आपको 12 से 18% के रिटर्न आने वाले समय में दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको पोर्टफोलियो में शामिल भी करना चाहिए और ट्रेडिंग के लिए भी यूज करना चाहिए। चलिए, ए फॉर अगस्त सीरीज की शुरुआत और दो स्टॉक जो आपने ए से बताए, अंबुजा सीमेंट और हमारा राजा बैटरीज। तो यहां से शुरुआत करते हैं एक नई ABCD की और उम्मीद करेंगे कि आने वाली सीरीज में ये दो स्टॉक्स आपके लिए बेहतरीन रिटर्न कमा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और देवांग समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के साथ।